हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो लेकर आ गया हूं सेकंड लेक्चर ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया था सर? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, उनके ऑर्गन्स को हमने डिटेल में स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। यस, डिटेल में किया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लेक्चर को जरूर देख के आइए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गैमीटोजेनेसिस को। गैमीटोजेनेसिस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि गैमीटोजेनेसिस में हम लोग दो टाइप्स के गैमीटोजेनेसिस पढ़ते हैं। एक स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स जो किसमें होता है सर? मेल्स में होता है। और एक हम लोग पढ़ते हैं oogenesis, जो किसमें होता है? फीमेल्स में होता है, जहां पर ओवा का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। यस, तो आज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज जनरेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स का जनरेशन होना कभी स्टार्ट होता है सर? ये प्यूबर्टी के वक्त स्टार्ट होता है। हार्मोनल कंट्रोल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जीएनआरएच जब भी इंक्रीज होगा प्यूबर्टी के वक्त, तभी वो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा कि भाई दो गोनाडोट्रोफिन रिलीज कर। जो एलएच और एफएसएच होते हैं, एलएच क्या करेगा? एलएच इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करेगा और वहां से एंड्रोजेंस रिलीज करेगा। एंड्रोजेंस में भी पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरॉन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, जो सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो यहां पर बेसिक हम लोग स्टेप देखेंगे। पहला स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मैंने बताया था आपको, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय टू सेल्स, एक सर्टोली सेल एंड एक मेल जर्म सेल। जो मेल जर्म सेल था उसको मैंने क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया बोला था, जो डिप्लॉइड है। यस सर, ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। ये मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज करेगा। उसके बाद कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। इसकी प्लॉइडी क्या है? 2n है। और कैसे लिख सकते हो आप? 44 प्लस XY। 44 प्लस XY। मेल्स की खास बात है, मेल्स हेट्रोगैमेटिक होते हैं। यहां पर XY क्रोमोसोम पाया जाता है। X एंड Y क्रोमोसोम यहां पर पाया जाता है। 44 प्लस XY। यस, 44 ऑटोसोम्स के पेयर होते हैं, सेम होते हैं। XY आर द सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स। उसके बाद क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। आपको पता है सर मियोसिस 1 कैसा प्रोसेस है? मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहां पर प्लॉइडी आधी हो जाती है, यानी कि यहां पर ये एक सेल था, ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसमें मियोसिस 1 हुआ तो यहां पर दो सेल्स बनेंगे जिनको मैं बोलूंगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनकी प्लॉइडी कितनी होगी? n। यहां पर क्या होगा? 22 प्लस x। ये आधे बढ़ गए 22 प्लस x, और ये आधे बढ़ गए, दैट इज 22 प्लस y। 22 प्लस x, 22 प्लस y। इसको मैंने क्या बोला? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपको देखने को मिले। हाँ गुरुजी। उसके बाद क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 कैसी प्रोसेस होती है सर? इक्वेशनल डिवीजन होती है। हमने क्लास 11th में सेल साइकिल में पढ़ा है कि मियोसिस 1 रिडक्शनल होती है, मियोसिस 2 इक्वेशनल होती है। हाँ सर। तो एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो दो स्पर्मेटिड्स बनाएगा, और दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड बनाएगा। तो टोटल आपको 4 स्पर्मेटिड्स देखने को मिले। यहां पर एक है 22 प्लस x, एक है 22 प्लस x। ये इन दो एक से आया ऐसा डिवाइड होके, और इससे दो डिवाइड होके बने 22 प्लस y प्लस 22 प्लस y। हाँ सर, यहां पर स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हुई। यहां पर क्या बना? स्पर्मेटिड्स बना। स्पर्मेटिड्स के बाद इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसका मैच्योरेशन हुआ, तो इन्होंने अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लिया। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हुए जहां से अपने को फॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटोजोआ का।
स्पर्मेटोजोआ को ही हम लोग स्पर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर टेल की डेवलपमेंट हुई, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। जोआ का मतलब है मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं, स्पर्मेटोजोआ आर मोटाइल। यस, उसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है सर, ये वाला टर्म आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि द डिफरेंशिएशन फ्रॉम स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और इस स्पर्मियोजेनेसिस में ही वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने बोला था। एफएसएच कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है, एफएसएच सर्टोरी सेल्स पैक करता है, हार्मोनल कंट्रोल याद करो, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच और एलएच निकाला। एलएच तो लेडिक सेल्स के पास आया, एफएसएच सर्टोरी सेल्स के पास आया। सर्टोरी सेल्स ने क्या किया? सर्टेन फैक्टर्स रिलीज किए, वो सर्टेन फैक्टर्स यहां पर काम आते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में वो काम आते हैं। यस, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जहां पर प्लॉइडी आदि हो गई, फिर मियोसिस 2 हुआ और 4 स्पर्मेटिड्स देखने को मिले और 4 स्पर्मेटिड्स 4 स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो भाई सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में बता रहा था, स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पर एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म्स बनाता है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म्स बनाता है। तो ऐसे आपको सवाल पूछ सकता है कि सपोज उसने दिए 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो वो कितने स्पर्म्स बनाएगा? तो भाई 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 80 स्पर्म्स बनाएगा। यस, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओल्ड एज मेन में भी स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है, ओल्ड एज तक कंटिन्यू करती है। ये बहुत बड़ी साइकिल होती है, प्यूबर्टी से टू डेथ तक भी मैं कह सकता हूं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू करती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार आप इसको देख लो, सारे प्रोसेसेस डायग्रामेटिक वे में मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसके सवाल सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। यस, उसके बाद भाई हम लोग कुछ डायग्राम्स की बात करने वाले हैं। यहां पर देखिए ये क्या है? इट इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एनलार्ज्ड व्यू है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक पिज्जा सेक्शन उन्होंने दिखाया, एक पिज्जा टाइप का सेक्शन यहां पर दिखाया गया है। एक ऐसे टाइप का सेक्शन उन्होंने दिखाया, एक ऐसे टाइप का सेक्शन उन्होंने दिखाया, ऐसे टाइप का सेक्शन उन्होंने दिखाया, पिज्जा टाइप का सेक्शन उन्होंने यहां पर दिखाया। यस सर, ऐसे टाइप का सेक्शन उन्होंने दिखाया। यस, यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है? मेल जर्म सेल्स यहां पर देखने को मिले स्पर्मेटोगोनिया। ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। रिवाइज करो, ये क्या होते हैं बेटा? सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यस, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सर। ये क्या दिखाया गया है बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी रिकॉल करो सर। 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, प्लॉइडी बेस्ड सवाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा सर मियोसिस 1 से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है, यहाँ पर प्लॉइडी कितनी हो गई? n, यानी हैप्लॉइड हो गई। यस सर। उसके बाद मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 के बाद क्या बना सर? स्पर्मेटिड्स बना। स्पर्मेटिड्स का क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हुआ तो वो क्या बना? स्पर्मेटोजोआ बना। स्पर्मेटोजोआ को ही हम लोग स्पर्म्स कहते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बने और 4 स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बने बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। डायग्राम क्लियर है? ये डायग्राम आपको क्लियर है? स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स यहां पर दिखाए गए, दीज आर द सर्टोली सेल्स।
आप देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि सर्टोली सेल्स के अंदर ये स्पर्मेटोजोआ अपने हेड को एम्बेड कर रहे हैं। यहां पर ब्लैक से मैं बना देता हूं, ये देखिए यहां पर इस डायग्राम में आप देखिए कि स्पर्मेटिड के अंदर स्पर्मेटोजोआ ने अपना हेड एम्बेड किया है ताकि उसे नरिशमेंट मिल सके, स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट मिल सके सर्टोली सेल से, इसलिए उसने अपना हेड एम्बेड करके रखा है। और उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी सर? रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ल्यूमेन शब्द इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सिर्फ क्या दिया है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। Release of sperms from the seminiferous tubule is called spermiation, या इसकी more appropriate definition क्या है? Release of sperms into the lumen of the seminiferous tubules is called spermiation। तो ये definitions बहुत इंपॉर्टेंट है। Spermatogenesis क्या है? पूरी प्रोसेस of sperms generation starting from spermatogonia to spermatozoa, that entire process is called spermatogenesis। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस इज द मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ spermatids टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। एंड व्हाट इज स्पर्मिएशन? It is the release of sperms into the lumen of seminiferous tubules. Release of sperms into the lumen of seminiferous tubules, or in terms of NCERT, it is the release of sperms from the seminiferous tubule, which is called spermiation. So these three definitions are very important. Spermatogenesis, that is generation of sperms. Spermiogenesis, spermatid से spermatozoa का conversion, and spermiation, that is release of sperms into the lumen of the seminiferous tubule, that is more appropriate definition. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सीधे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। समझ में आया बेटा? ये डायग्राम समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करने वाले सर? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इससे भी सवाल वो पूछ सकता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है स्पर्म का? तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर, यहां पर आपको फोटो ली है स्ट्रक्चर की, ध्यान से देखो, फोकस करो, डायग्राम से चीजें विजुअलाइज करो, यहां पर तीन रीजन है अपने पास, एक है हेड, एक है मिडिल पीस एंड एक है टेल। यस सर, तीन रीजन है, हेड, मिडिल पीस, टेल। हेड की रीजन को स्टडी करते हैं। हेड के रीजन में आपको ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जहां पर मार्क किया गया है एक्रोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एक्रोसोम। एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एंजाइम्स फिल्ड होते हैं, जिसको अपन कहते हैं स्पर्म लाइसेंस क्या करते हैं सर? वो ओवम को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म्स ओवम के अंदर पेनिट्रेट करना चाहिए, तो उस पेनिट्रेशन के लिए ये एंजाइम्स जो एक्रोसोम के अंदर होते हैं, एंजाइम जिसमें हम कहते हैं स्पर्म लाइसेंस, वो हेल्प करते हैं। और एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम इज द मॉडिफाइड गोल्गी apparatus। ये चीजें आप ऐड कर सकते हो। एक्रोसोम इज मॉडिफाइड गोल्गी apparatus। इट कंटेन्स certain enzymes which are called sperm license, which help the sperm to penetrate into the ovum. Yes sir. उसके बाद आपको क्या देखने को मिला? एक elongated haploid nucleus देखने को मिला, एक लंबा हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिला। यस सर, ये इनके हेड में रीजन है, उसके बाद इसका नेक आता है। नेक में आपको दो सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं। अगर डिटेल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो दो सेंट्रियोल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल्स आपको देखने को मिलते हैं नेक रीजन में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ये दो सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं नेक रीजन में। उसके बाद जो मिडल पीस होता है, ये देखिए बेटा, उसके बाद जो मिडल पीस होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, जो मिडल पीस मैंने हाईलाइट किया यहां पर, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली वाउंड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सर? इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल।
स्पर्म भी एक सेल है, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा सर, एटीपी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा फॉर द स्पर्म्स विप्लैश मूवमेंट। स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए, स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा सर, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। यस सर। फिर उसके बाद स्पर्म पूरी तरीके से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। स्पर्म भी एक सेल है, तो वो पूरी तरीके से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। एक कंटिन्यूअस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको कवर करती हुई देखने को मिलेगी। पूरे स्पर्म को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है, पूरे स्पर्म को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है। यस सर, पूरे स्पर्म को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है। इट इज एंटायरली कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। और ये आपको क्या देखने को मिल रही है सर, ये आपको टेल देखने को मिल रही है। ये क्या देखने को मिल रही है, आपको टेल देखने को मिल रही है। टेल देखने को मिल रही है। टेल किसके लिए मदद करेगी सर, विप्लैश मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए टेल मदद करेगी, स्विम करने के लिए मदद करेगी टेल। यस, स्विम करने के लिए मदद करेगी टेल। तो यहां पर स्ट्रक्चर्स एंड डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। एक एक स्ट्रक्चर आप अच्छे से दिमाग में विजुअलाइज करेंगे कि क्या सर ने बताया। यहां पर एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक्रोसोम, यस, एक्रोसोम के अंदर क्या है, सर्टेन एंजाइम जिसको अपन कहते हैं स्पर्म लाइसेंस, जो पेनिट्रेशन में मदद करते हैं इनटू द ओवम। ये मॉडिफाइड गोल्गी apparatus है। न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। नेक में 2 सेंट्रियोल्स है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द विप्लैश मूवमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को कवर करती है, क्योंकि स्पर्म भी एक सेल है, तो सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। टेल क्या करता है सर, विप्लैश मूवमेंट में मदद करता है, मोटिलिटी में मदद करता है। यस सर, मोटिलिटी में मदद करता है। यस, मोटिलिटी में मदद करता है। यस सर। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में सर कुछ डेटा दिया गया है। इजैकुलेशन, जब भी हम लोग नॉर्मल इजैकुलेशन की बात करते हैं, इजैकुलेशन, इजैकुलेशन, नॉर्मल इजैकुलेशन में कितने अमाउंट ऑफ सीमेंट रिलीज होता है, तो मैं कह सकता हूं 2.5 ml to 5 ml सीमेन रिलीज होता है इन वन ejaculation. In one ejaculation 2.5 ml to 5 ml सीमेन रिलीज होता है। 1 ml में, ये देखिए बेटा, 1 ml में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 1 ml में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। हाँ गुरुजी, 1 ml में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। यस, यस सर, समझ में आया। हाँ गुरुजी, समझ में आया। तो यहां पर एनसीईआरटी ने एक डेटा दिया है। क्या डेटा है गुरुजी, फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी, एक फर्टाइल मेल में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। इसमें से, यहां पर देखिए, इसमें से 60% स्पर्म्स must have normal shape and size। यहां पर इनमें से 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। यस सर, ये याद करो। हाँ सर, हमने याद किया कि 1 ml में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। उसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। एंड आउट ऑफ दी 60%, 40%, मतलब ये टोटल का 40 नहीं है, 60% का 40%,
इस 60% का 40% sperms must show vigorous motility. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बहुत बार पूछा गया है, कंफ्यूज मत होना। 1 ml में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, इनमें से 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड आउट ऑफ दिस 60% 40% मतलब 60% में से जो 60% स्पर्म्स है उनके 40% स्पर्म्स मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। ये कंडीशन है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, मैंने आपको सीमेन का कंसेप्ट पिछले क्लास में बता दिया है। सीमेन क्या होता है बेटा, सीमेन क्या होता है, फिर से लिखवा रहा हूं, स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सर हम लोग उसे कहते हैं सीमेन। स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, स्पर्म्स नॉर्मल है, मेल गैमीट है, सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बेसिक्स में मैंने बताया था, बेसिक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन में मैंने ये बता दिया था। तो ये एक बेसिक पार्ट होता है, ये मैंने आपको ऐड कर दिया इस टॉपिक के साथ मैंने ये आपको ऐड कर दिया। यस, इस टॉपिक के साथ मैंने ये आपको ऐड कर दिया, दैट इज एनसीईआरटी में ये दिया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दीजिए। यस सर, यस, आगे बढ़िए सर आगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बेटा oogenesis की। oogenesis बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझने में थोड़ी इसमें दिक्कत होती है। oogenesis क्या है, ओवा का जनरेशन, ओवम का जनरेशन इज कॉल्ड oogenesis। ये फीमेल्स में होता है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं oogenesis। तो oogenesis कभी स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के वक्त बेटा? नहीं सर, प्यूबर्टी के वक्त तो नहीं होता, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है जब भी बच्ची मम्मी के वोम में होती है, यूट्रस में होती है, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहां पर लिखा गया है ड्यूरिंग फीटल लाइफ बिफोर बर्थ। ये सारे आपको प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं, हम लोग एक एक करके समझेंगे, फॉलिकल्स के बारे में भी और oocyte के बारे में भी। तो ये oogonia है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया था दैट इज द मेल जर्म सेल, वैसे ही oogonia है द फीमेल जर्म सेल। द फीमेल जर्म सेल इज कॉल्ड oogonia। इसकी प्लॉइडी कितनी होगी सर? 46 क्रोमोसोम होंगे। इसकी प्लॉइडी कितनी होगी बेटा? सर इसकी प्लॉइडी होगी 2n। यहां पर क्या होगा? 44 प्लस XX। यहां पर क्या होगा? 44 प्लस XX। यस, यहां पर 44 प्लस XX होगा। वहां पर मेल्स में क्या था? 44 प्लस XY था। यहां पर क्या होगा? 44 प्लस XX। उसके बाद ये माइटोसिस करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा बेटा? ये क्या दिखाएगा सर? ये दिखाएगा मल्टीप्लिकेशन। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा मल्टीप्लिकेशन। हाँ गुरुजी, यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहां पर एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला, कौन सा सर? ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ये यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। इसकी माइटोसिस हुआ, इसका ग्रोथ हुआ, तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, जिसको मैं क्या बोलूंगा? जिसको मैं बोलूंगा सर, इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी oocyte। इसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी oocyte। ये भी डिप्लॉयड है, यहां पर भी प्लॉइडी 44 प्लस XX है। हाँ सर, ये क्या है बेटा? मियोसिस 1। तो ये क्या होता है सर? मियोसिस 1 में ये अरेस्ट हो जाता है। कंसेप्ट समझिए, ध्यान से समझिए, मेरे पास देखिए।
ऊगोनिया ऊगोनिया फीटस में ऊगोनिया प्रेजेंट है, ऊगोनिया प्रेजेंट है। और ऊगोनिया कुछ हर एक ओवरी में, फीटस के हर एक ओवरी में 2 मिलियन ऊगोनिया है। वो ऊगोनिया प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो गए हैं और प्राइमरी ऊसाइट में उन्होंने मियोसिस 1 स्टार्ट किया है, लेकिन वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो चुके हैं। अभी तक बेबी का बर्थ नहीं हुआ, बेबी मदर के वोम में है और उसके पास क्या है, प्राइमरी oocyte विच इज अरेस्टेड इन मियोसिस 1 प्रोफेज 1। वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्टेड है। यस, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में वो अरेस्टेड है। तो यहां पर ये हुआ, ये सारी चीजें क्या है, बिफोर बर्थ मैंने क्या बताया कि यहां पर मियोसिस 1 स्टार्ट हुई है। ध्यान से सुनना, मियोसिस 1 यहां पर स्टार्ट हुई है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। मियोसिस 1 स्टार्ट हुई लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, वो अरेस्ट हो गई है इन द प्रोफेज 1 स्टेज। यस, उसके बाद क्या होगा, प्यूबर्टी आई। उसके बाद क्या आई बेटा, प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी आने के बाद क्या हुआ सर, हार्मोन इंक्रीज हुए। कौन से, जीएनआरएच इंक्रीज हुआ। जीएनआरएच ने क्या सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद पास सिग्नल गया। सेम जैसे मेल्स में होता है वैसे फीमेल्स में होता है। क्या, जीएनआरएच बढ़ा प्यूबर्टी के वक्त, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिला कि भाई गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज कर। कौन से 2 गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं सर, एलएच एंड एफएसएच। एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगी, यहां पर फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगी। यहां पर एफएसएच आ रहा, यहां पर एफएसएच अंकल आए, उन्होंने क्या बोला सर, भाई फॉलिकल्स जल्दी ग्रो करो, हमें हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिला है, हमें जीएनआरएच ने बोला है कि एफएसएच रिलीज करवाओ। एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच रिलीज किया है। तो यहां पर क्या होगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। यहां पर क्या होगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। प्यूबर्टी में क्या होगा, प्यूबर्टी हिट हो गई तो अभी यहां पर हम आ गए, यहां पर फॉलिकल्स की ग्रोथ हो गई। प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना। यहां पर सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये लेबलिंग थोड़ी गलत है। यहां पर उन्होंने एंट्रम लिखा है, ये एंट्रम, ये टर्शरी फॉलिकल में आपको देखने को मिलेगा। एंट्रम ये टर्शरी फॉलिकल में आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली दिस शुड बी टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। तो यहां पर प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना और टर्शरी फॉलिकल बना, जहां पर एक फ्लूइड फिल्ड आपको एंट्रम देखने को मिला। ये जो वॉयलेट कलर का आपको देखने को मिल रहा है अंदर, दैट इज द फ्लूइड फिल्ड एंट्रम। जो टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड एंट्रम। तो यहां पर हमें एंट्रम देखने को मिला टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल के बाद क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या हुआ सर, एफएसएच ने तो इनकी डेवलपमेंट करा है। एफएसएच ने क्या किया, प्यूबर्टी के वक्त क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अभी यहां तक आपने समझ लिया, यहां तक आपने समझ लिया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हुआ, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, मियोसिस 1 स्टार्ट किया है लेकिन वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो चुका है। अभी ध्यान से सुनना, प्यूबर्टी हिट हुई, जीएनआरएच ने सिग्नल किया एंटीरियर पिट्यूटरी को, गोनाडोट्रोफिन से रिलीज कर एफएसएच और एलएच। एफएसएच यहां पर एक्ट करेगा और इसकी डेवलपमेंट कराएगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। यस, ग्राफियन फॉलिकल। यस, यहां तक समझ में आया। अभी ये देखो आप, अभी ये देखो, अभी एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी क्या कहता है कि जब भी यहां पर देखो, जब भी बेबी बाहर आई तो यहां पर ये प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte था। हाँ गुरुजी, प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 स्टार्ट कर दी थी लेकिन वो प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो गई थी। तो प्राइमरी oocyte के बाहर प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी oocyte के बाहर प्राइमरी फॉलिकल था। सर ये हमें समझ में नहीं आया कि फॉलिकल्स तो ये है और oocyte तो ये है, लेकिन बेटा आप ध्यान से समझना, एक स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं।
कि ये प्राइमरी फॉलिकल है, ऐसा ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये सपोज प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बाहर है, प्राइमरी फॉलिकल क्या है बेटा, बाहर है। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी oocyte देखने को मिलता है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte देखने को मिलता है, मतलब फॉलिकल एक कवर है, फॉलिकल एक कवर है और फॉलिकल के अंदर oocyte देखने को मिलता है। अच्छा सर, फॉलिकल के अंदर oocyte देखने को मिलता है, तो जब भी बेबी का जन्म हुआ तो वो प्राइमरी oocyte उसका अरेस्टेड था मियोसिस 1 स्टेज में इन प्रोफेज 1, तो उसके बाहर कौन सा फॉलिकल था सर, प्राइमरी फॉलिकल था। अभी एनसीईआरटी क्या कहती है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, और यहां पर प्यूबर्टी के वक्त ये सब हुआ, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, तभी भी प्राइमरी oocyte था। प्राइमरी फॉलिकल जब भी टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा था तभी मियोसिस 1 हो गई, तभी मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। मतलब एनसीईआरटी क्या बोलता है, टर्शरी फॉलिकल के स्टेज में जब भी टर्शरी फॉलिकल बना था तभी प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, तभी प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। समझ आया आपको, जब भी प्यूबर्टी हिट हुई तभी एफएसएच बढ़ा, एफएसएच से फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, फॉलिकल्स के अंदर क्या है, oocyte प्रेजेंट है, तो oocyte ने टर्शरी फॉलिकल के स्टेज में प्राइमरी oocyte जो अंदर था उसने अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट की और वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ये छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, दिस इज एन अनइक्वल डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ये अनइक्वल है। यहां पर सेकेंडरी oocyte ने साइटोप्लाज्म रिटेन किया है और ये पोलर बॉडी के पास बहुत कम साइटोप्लाज्म है, लेकिन दिस इज एन रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। यहां पर जो ये पोलर बॉडी बनी वो हैप्लॉइड है और जो ये सेकेंडरी oocyte बना वो हैप्लॉइड, ये जो सेकेंडरी oocyte बना वो हैप्लॉइड है। अभी ध्यान से सुनना, अभी क्या हुआ, LH बढ़ा, अभी क्या हुआ बेटा, LH बढ़ा। LH बढ़ने के कारण क्या हुआ सर, LH बढ़ने के कारण ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ तो ये कौन सा फॉलिकल निकलेगा, ये कौन सा फॉलिकल निकलेगा बेटा, ये कौन सा oocyte निकलेगा, सेकेंडरी oocyte निकलेगा। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सर एक्चुअली ओवम नहीं निकलता, एक्चुअली ओव्यूलेशन के वक्त ओवम नहीं निकलता, सेकेंडरी oocyte निकलता है, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी फॉलिकल यहां पर सेकेंडरी oocyte बन गया, यहां पर क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, यहां पर क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया है, सेकेंडरी oocyte बन गया है। तो क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte फिर ग्राफियन फॉलिकल में आएगा, ग्राफियन फॉलिकल में आएगा, फिर LH बढ़ेगा, LH बढ़ेगा तो क्या होगा, LH बढ़ेगा तो ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन में क्या बाहर आएगा, यहां पर सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद क्या हुआ, ये मियोसिस 2 स्टार्ट करता है लेकिन फिर से मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। सर यहाँ पे तो बहुत अरेस्ट आ रहे हैं, पहले ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 स्टार्ट करके अरेस्ट हो गया किसमें, प्रोफेज 1 में, फिर उसके बाद उसका प्यूबर्टी में कन्वर्जन हुआ इनटू द सेकेंडरी oocyte। अभी क्या हुआ सर, ये सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 चालू की लेकिन वो अरेस्ट हो गई मेटाफेज 2 में, वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गई, सर ये अरेस्ट कभी खुलेगा, जब भी स्पर्म आएगा। सपोज ये आपको देखने को मिल रहा है, ये ऐसा ओवम का स्ट्रक्चर होता है, यहां पर एक ओवम है, यहां पर स्ट्रक्चर बना देता हूं, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, यहां पर रफ स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। यहां पर अंदर क्या है सर, अंदर क्या है, इसके अंदर है सेकेंडरी oocyte, इसके अंदर है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर होती है जिसको अपन कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो,
हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो। इसके बाहर एक लेयर होती है जिसको मैं कहता हूँ जोना पेलुसिडा। बाहर एक लेयर ये सिक्रीट करता है, नॉन सेल्यूलर लेयर सिक्रीट करता है जिसको मैं कहता हूँ जोना पेलुसिडा। अभी ये कौन सी है सर? सेकेंडरी यूसाइट है, इसके बाहर जोना पेलुसिडा है। जब ही ध्यान से देखना, कभी मियोसिस 2 कंप्लीट होगा जब भी यहां पर स्पर्म इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच करेगा, स्पर्म इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच करेगा, तभी ये क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 में फंसा हुआ था, अरेस्ट हो गया था, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओवम, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओवम, वो ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन थोड़ा गलत टर्म है, ये हटा दीजिए बेटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन थोड़ा गलत टर्म है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन थोड़ा गलत टर्म, आफ्टर फर्टिलाइजेशन थोड़ा गलत टर्म हो जाएगा। यहां पर मैंने क्या बोला सर? सेकेंडरी oocyte फिर से अरेस्टेड था मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 के स्टेज में, लेकिन जैसे ही स्पर्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया, वैसे ये सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो गया इनटू ओवम। एंड आपको मालूम है मियोसिस 2 इज द इक्वेशनल डिवीजन, तो यहां पर हैप्लॉइड ओवम देखने को मिला और एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हुई, ये भी अनइक्वल डिवीजन है, छोटी सी सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हुई। न्यूक्लियर डिवीजन तो इक्वल है क्योंकि यहां पर 23 क्रोमोसोम्स है, यहां पर भी 23 क्रोमोसोम है, लेकिन ओवम ने अपना साइटोप्लाज्म रिटेन किया है। सर हमें तो एक डाउट है, इनका क्या होगा? फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी का क्या होगा? एनसीईआरटी कहता है इसका हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जनरली ये डीजनरेट कर जाते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी डीजनरेट कर जाते हैं। तो यहां पर आपको किसका फॉर्मेशन देखने को मिला? ओवम का फॉर्मेशन देखने को मिला। सर मतलब oogenesis इज कंपैरेटिवली लिटिल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। यस, क्योंकि यहां पर बहुत से आपको हॉल्स देखने को मिल रहे हैं। यहां पर इतना तो हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में पढ़ा, फिर इतना अच्छा पोर्शन हमने प्यूबर्टी के वक्त पढ़ा, और इतना पोर्शन अपन ने तभी पढ़ा जब स्पर्म ने टच किया, सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया, तभी ये हुआ। तो यहां पर मैं रिकैप दे देता हूं आपको। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा? सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऊगोनिया था, ऊगोनिया की प्लॉइडी क्या थी? 44 + XX थी। उसके बाद क्या हुआ? उसने मल्टीप्लिकेशन फेज में गया, मल्टीप्लाई हुआ, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उसने बढ़ाया, तो उसको अपन ने बोला प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte क्या करेगा? प्राइमरी oocyte सर मियोसिस 1 स्टार्ट करेगा, लेकिन प्रोफेज 1 में फंस जाएगा। उसके बाद बेबी का बर्थ होगा, उसके बाद क्या होगा सर? प्यूबर्टी का वक्त आएगा, प्यूबर्टी के वक्त क्या आएगा सर? GnRH बढ़ेगा, GnRH सिग्नल करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि FSH और LH रिलीज कर। FSH क्या करेगा? फॉलिकल्स की ग्रोथ करेगा। सर हम लोगों को मालूम है प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो प्राइमरी oocyte के बाहर कौन सा फॉलिकल है? सर आपने बोला था प्राइमरी फॉलिकल है। तो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ टर्शरी फॉलिकल में, और जब भी टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ तभी मियोसिस 1 भी कंप्लीट हो गई। टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपको सेकेंडरी oocyte देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद LH बढ़ने के बाद ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। फिर सेकेंडरी oocyte ने सर मियोसिस स्टार्ट की थी, लेकिन वो मेटाफेज 2 पे अटक गया था, और जब स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा सेकेंडरी oocyte के, तभी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी और ओवम बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। ये पूरा कंसेप्ट है oogenesis का। आपको देखने को मिल रहा है एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बन रहा है,
एक प्राइमरी यूसाइट से एक ही ओवम बन रहा है, एक प्राइमरी यूसाइट से एक सेकेंडरी यूसाइट बना, एक सेकेंडरी यूसाइट से एक ओवम बना। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बने और 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बने। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन एक प्राइमरी यूसाइट से केवल एक ओवम बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, oogenesis बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने समय लेके इसको आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि इससे अच्छे सवाल बन सकते हैं, इससे अच्छे सवाल बन सकते हैं। यस, समझ में आपको oogenesis, समझ में आपको oogenesis क्या कंसेप्ट इसका होता है, क्या कंसेप्ट इसका होता है। सारे फॉलिकल्स आपको समझ में आ गए, सारे फॉलिकल्स आपको समझ में आ गए। फॉलिकल्स के बाहर की जो लेयर है, ये जो फॉलिकल्स के बाहर की जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये लिख लो, फॉलिकल्स के बाहर की जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं ग्रैनुलूसा, ग्रैनुलूसा सेल्स, ग्रैनुलूसा सेल्स यहां पर होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं सर, वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन। तो यहां पर ग्रैनुलूसा सेल्स होते हैं फॉलिकल में, फॉलिकल के बाहर ग्रैनुलूसा सेल्स होते हैं और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं सर, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं सर, ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। यस, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, फॉलिकल एक कवरिंग है और फॉलिकल के अंदर oocyte प्रेजेंट होता है। oocyte अकेला नहीं घूमता, उसके बाहर फॉलिकल प्रेजेंट होता है, उसके बाहर फॉलिकल प्रेजेंट होता है। प्राइमरी oocyte में प्राइमरी फॉलिकल बाहर, लेकिन जब भी प्यूबर्टी आएगा तभी टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा सर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी तो सेकेंडरी oocyte आपको देखने को मिलेगा टर्शरी फॉलिकल में। और टर्शरी फॉलिकल में आपको फ्लूइड फिल्ड एंट्रम देखने को मिलेगा, फ्लूइड फिल्ड एंट्रम देखने को मिलेगा, एंट्रम। और ग्राफियन फॉलिकल मतलब सबसे मैच्योर फॉलिकल, सबसे मैच्योर फॉलिकल, सबसे बड़ा फॉलिकल, बहुत बड़ा इसके अंदर एंट्रम आपको देखने को मिल रहा है। LH का LH बढ़ेगा, LH बढ़ेगा, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, LH बढ़ेगा, यहां पर क्या होगा, LH बढ़ेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा, तो वो ओव्यूलेशन करवाएगा, ओव्यूलेशन करवाएगा तो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte निकलेगा, सेकेंडरी oocyte निकलेगा, ओवम नहीं निकलेगा, सेकेंडरी oocyte निकलेगा, जो कि मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। फिर उसके बाद स्पर्म्स इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, स्पर्म इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा तो क्या होगा सर, ये मियोसिस 2 कंप्लीट करके ओवम बना देगा और फिर ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन जाएगा, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन जाएगा। तो ये पूरी oogenesis थी, ये पूरी oogenesis थी। यहां पर बेटा अपन जल्दी से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का मैं आपको रिकैप करवा देता हूं, जल्दी से हम लोग इसका रिकैप करवा देते हैं। ध्यान से देखना, स्पर्मेटोजेनेसिस कभी स्टार्ट होता है बेटा, कभी स्टार्ट होता है सर, प्यूबर्टी के वक्त स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। oogenesis कभी स्टार्ट होता है सर, oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के वक्त स्टार्ट हुआ, oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज के वक्त स्टार्ट हुआ। यस सर, यस सर। यहां पर क्या है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, फिर वो अपना साइटोप्लाज्म बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई करके अपना साइटोप्लाज्म बढ़ा देंगे और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे सर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, या फिर आप इसको लिख सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेम ही होता है वैसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी कैसा होता है, डिप्लॉयड, इसकी प्लॉइडी क्या होती है सर, 44 प्लस XY। इस वाले फेज को अपन क्या कहते हैं, जब भी स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई होते हैं सर, इसको अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। और एक अपन एक जो ये होता है वो अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा देता है, तो उसको अपन कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसकी प्लॉइडी 2n है, इसको बोलते हैं 44 प्लस XY। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हुआ मियोसिस 1, M1 लिख रहा हूं, उसके बाद हुआ मियोसिस 1। मियोसिस 1 से क्या बना सर, मियोसिस 1 से 2, मियोसिस 1 से 2 आपको देखने को मिले
दो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिले या दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिले, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिले, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिले। ये कैसे सर? हैप्लॉइड। ये कैसे है? हैप्लॉइड। यहां पर 22 प्लस एक्स होगा और यहां पर 22 प्लस वाई होगा। हाँ गुरुजी, 22 प्लस वाई होगा। यस यस। उसके बाद क्या किया इन्होंने? उसके बाद इन्होंने किया मियोसिस 2। मियोसिस 2 कैसी है सर? इक्वेशनल डिवीजन है। यहां से क्या मिले सर? चार हैप्लॉइड क्या मिले? चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिले, चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिले, चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिले। स्पर्मेटिड्स ने डिफरेंशिएशन किया, स्पर्मेटिड्स ने डिफरेंशिएशन किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गए। चार हैप्लॉइड स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गए, चार हैप्लॉइड स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गए। स्पर्म्स कैसे? मोटाइल है, हैप्लॉइड है, मोटाइल है, इसको अपन स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। कौन बताएगा बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का कन्वर्जन को प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहां पर मैंने बोला एक स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स बने और चार स्पर्मेटिड से चार स्पर्म्स बने, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म्स बनते हैं। यस सर। ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकती है, लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकती है। हाँ सर, लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। बीच में कुछ हॉल्ट देखने को मिल रहा है? नहीं सर, ये इक्वल डिवीजन है। यहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इक्वल है। हाँ सर, यहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इक्वल देखने को मिल रहा है। अभी आ जाओ बेटा oogenesis में। oogenesis में यहां पर पहले कौन सा फेज देखने को मिला? मल्टीप्लिकेशन फेज देखने को मिला। oogonia, oogonia क्या है? फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल। उसने क्या बनाया? प्राइमरी oocyte बनाया। प्राइमरी oocyte के बाहर कौन सा फॉलिकल है सर? प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है। ये कभी होता है सर? ये बिफोर बर्थ होता है, बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 स्टार्ट की लेकिन अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 के स्टेज में। लेकिन प्यूबर्टी आई तो ये कन्वर्ट हो गया, प्यूबर्टी आई तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें सर? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया और एक फर्स्ट पोलर बॉडी देखने को मिली, फर्स्ट पोलर बॉडी देखने को मिली। प्यूबर्टी आया, ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ और फर्स्ट पोलर बॉडी देखने को मिली। सर ये डिवीजन कैसा है? अनइक्वल डिवीजन है। सेकेंडरी oocyte ने रिटेन किया है साइटोप्लाज्म, सेकेंडरी oocyte ने रिटेन किया साइटोप्लाज्म और प्राइमरी पोलर बॉडी, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी छोटी बन गई, फर्स्ट पोलर बॉडी छोटी बन गई। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte क्या होगा सर? सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा लेकिन मेटाफेज 2 में वो अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा और जब स्पर्म उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा तभी वो ओवम या ऊटेड बनाएगा, तभी वो ओवम या ऊटेड बनाएगा, तभी वो ओवम या ऊटेड बनाएगा। और यहां पर भी क्या हुआ? अनइक्वल डिवीजन हुआ। सेकेंड पोलर बॉडी बनी, सेकेंड पोलर बॉडी छोटी बनी। ओवम ने अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिटेन कर लिया। तो आपको क्या देखने को मिला oogenesis में? सर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होती है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होती है। एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बनता है, एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बनता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होती है। ये अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है। ये नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहां पर बीच में आपको ब्रेक्स नजर आ रहे हैं। यहां पर मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में हॉल्ट हो रहा है, यहां पर मियोसिस 2 मेटाफेज 2 के स्टेज में हॉल्ट हो रहा है, हॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। सर क्या ये लाइफ टाइम कंटिन्यू करती है? नहीं, ये मीनोपॉज जब भी आता है तभी oogenesis स्टॉप हो जाती है। मियोसिस के बाद oogenesis प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। यस, तो ये पूरा आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, पूरा आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस को आप अच्छे से देख लीजिए और oogenesis को आप अच्छे से देखिए, क्या क्या होता है उनमें रिकॉल करिए, डायग्राम के थ्रू रिकॉल करिए क्या क्या होता है, ध्यान से रिकॉल करिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है। एक प्यूबर्टी के वक्त स्टार्ट हो रही है, ये इक्वल है, लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकती है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स मिल रहे हैं
oogenesis फीमेल्स में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होती है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, अनइक्वल डिवीजन होता है, मीनोपॉज के बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। ये पूरा आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का ये पूरा क्रक्स मैंने आपको दिया है। इस डायग्राम को देखिए और जितने चीजें मैंने बताया है उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। यस यस, तो आज के लिए हमने इतना समझा। हमने गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस समझा, हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर समझा, हमने नॉर्मल फर्टिलिटी की कंडीशन समझे, हमने oogenesis समझा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल उससे आते हैं और फिर उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे बढ़ेंगे और अगले लेक्चर में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सेकेंड लेक्चर आपको मैंने दे दिया है जहां पर हमने गैमीटोजेनेसिस समझा। अगर फर्स्ट लेक्चर में आपको डाउट है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फर्स्ट लेक्चर 1.5 आवर का है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं और फिर इस टॉपिक को देख सकते हैं। बहुत इजी वे में मैंने कम से कम चीजें बता के चीजें तो ज्यादा बताई है, लेकिन कम से कम सोर्सेस से मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू चीजें विजुअलाइज करवाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस पे आपको और अच्छा कंटेंट देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके बाय।